निरपेक्ष यूट्यूब चैनल पर आज के सत्र में हम एक अत्यधिक महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर एक निरपेक्ष विश्लेषण का प्रारंभ कर रहे हैं, जो हमारे एक न्याय व्यवस्था के आधार स्तंभ पर एक प्रश्न चिन्ह लगाती है। समाज उद्वेलित हो गया था जब हमारे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा कुछ निर्णय नहीं, कुछ टिप्पणी की गई और उसका परिणाम अत्यधिक विचारणीय है, क्योंकि इस टिप्पणी के बाद एक पत्र जारी किया गया मुख्य न्यायाधीश के लिए, जिसमें भूतपूर्व हाईकोर्ट के और दूसरे कोर्टों के न्यायाधीशों के साथ साथ समाज के प्रबुद्ध वर्ग का भी समर्थन बताया गया और इससे और अधिक चिंता व्यक्त की गई कि हमारी न्याय व्यवस्था क्या इन्हें दूसरे लीगल कानूनी पहलुओं की बात तो जो बाद में आती है, क्या प्राकृतिक न्याय और एक समता का जो सिद्धांत है उसका भी पालन किया गया कि नहीं पालन किया गया। आधार स्तंभ पर विश्वास जब पूर्व न्यायाधीश खुद कहने लगे कि यह बात गले नहीं उतरती, ये बात अन्याय है, एक याचिकाकर्ता जिनका नाम नुपुर शर्मा है, तो स्वाभाविक रूप से न्यायपालिका के ऊपर विश्वास डगमगाने लगा और उसका कारण भी जो है बहुत स्पष्ट था। हर कोई आश्चर्यचकित था कि सुप्रीम कोर्ट से न्यायाधीशों से क्या यह आशा की जा सकती है कि बिना किसी गुणदोष का निर्धारण किए कोई निर्णय तो नहीं कहूंगा मैं उसको, अगर यहाँ तक कोई ऐसे कमेंट्स किए जाए जिससे याचिकाकर्ता का अपराध सिद्ध
किया जा सके। न्यायाधीशों का न्याय देने का अधिकार तो सुरक्षित है। वो अगर चाहें तो उस याचिका से संबंधित किसी भी पहलू के ऊपर अपने व्यक्तिगत विचार भी रखने के लिए स्वतंत्र है, मगर वो विचार पक्षपात रहित होना चाहिए। अगर वो अपने निर्णय में इस बात का उल्लेख करे तो बात समझ में आती है कि उन्होंने शायद गुणदोष का परीक्षण कर लिया होगा, मगर गुणदोष का परीक्षण के विपरीत अगर वो ऐसे कमेंट्स करे जो न्याय तुल्य हो, तो प्रश्न उठता है कि गुणदोष के परीक्षण के बिना क्या कोई भी न्यायाधीश केवल टिप्पणी करके, केवल कमेंट करके न्याय दे सकता है? ये व्यक्तिगत अधिकार न्याय सुनाने का पूरे विश्व में अनूठा है, अजीबोगरीब है। कि ये अधिकार न्यायाधीशों को किसने दिया? वो संविधान के किस व्यवस्था, किस अनुच्छेद के अंदर ये अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं? और संविधान में क्या इस तरह की कोई व्यवस्था है? संविधान में व्यवस्था ये है कि 3 स्तर पर याचिकाकर्ता को सुना जा सकता है, अर्थात डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, उसके बाद उनके कोर्ट की सुनवाई हाई कोर्ट कर सकता है, और हाई कोर्ट के बाद अगर हाई कोर्ट के निर्णय में कोई कमी है तो उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जा सकती है। और सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है कि वो अपने से नीचे वाले कोर्ट को के निर्णय को मान्य करे या अमान्य करे, और एक अपना पृथक एक सेपरेट निर्णय दे उसको। अब नुचुर शर्मा का अपराध क्या है, ये तो कहीं सिद्ध हुआ नहीं, इसकी कोई सुनवाई हुई ही नहीं। गुणदोष पर उसके अपराध का कोई निर्धारण हुआ ही नहीं, और सर्वोच्च न्यायालय ने उसे अपराध तुल्य टिप्पणी द्वारा सजा सुना दी। सजा सुनाने का मतलब ये नहीं होता, न्याय होना और न्याय होता हुआ प्रतीत होना दोनों आवश्यक है। अब ये थ्री स्टेज की जो गुण दोष निर्धारण की प्रक्रिया का पालन किया ही नहीं गया, और सोशल मीडिया में ये बात
प्रचारित होने लगी कि सोशल मीडिया के साथ में समाचार पत्रों में भी इस टिप्पणी का उल्लेख आया, अर्थात जनमानस तक यही बात पहुंची कि नूपुर शर्मा दोषी है। जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है या उन्हें दोषी करार दे दिया है, फटकार का मतलब यही होता है। समाचार पत्रों में या हमारे समाचार पत्रों के अलावा जो सोशल मीडिया है उस पर भी इस बात पे चर्चा होगी कि ये दोष जो है ये व्यक्तिगत रूप से नूपुर शर्मा का है और सुप्रीम कोर्ट यही मानता है। अब ये बड़ी अजीब बात है कि किसी याचिकाकर्ता के निर्दोष या उसके अपराध की विवेचना उसका परीक्षण किए बगैर अगर दोषारोपण किया जाएगा और उस पर निर्णय तुल्य कोई कमेंट्स कर दी जाएगी, वो भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, तो याचिकाकर्ता कहाँ जाएगा, किससे न्याय की अपेक्षा करेगा? इससे जुड़े हुए और दूसरे पक्ष भी हैं जिस पर भी हमें ध्यान देने की, हमें उसका एक निरपेक्ष विश्लेषण करने की आवश्यकता है कि अगर कोई अपराध किया जाता है, किसी भी तरह का अपराध किया जाता है, चाहे वो बोलने की आजादी हो और उस व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का कोई दुरुपयोग करता है और उस दुरुपयोग के कारण समाज में अगर कोई विद्वेष होता है तो वो अपराध FIR उसके विरुद्ध दर्ज की जा सकती है और उस अपराध की FIR के आधार पर जो हमारी पुलिस है वो, क्योंकि FIR थाने में दर्ज होती है, तो वो उस व्यक्ति से पूछताछ कर सकती है उस FIR के दर्ज करने के बाद में, और उसके आधार पर उसे कस्टडी में लेके भी उसका परीक्षण किया जा सकता है। उसके बाद में पुलिस का ये कर्तव्य होता है कि वो न्यायालय में उस FIR को सिद्ध करे कि ये एक संज्ञेय यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस है और इसके आधार पर इन्हें दंडित किया जा सकता है। जिसने भी ऐसा मत अपना जो है दिया जिसके कारण समाज में कोई टकराव हो सकता है, शांति व्यवस्था भंग की हो सकती है, तो न्यायालय में उसका परीक्षण शुरू होता है। मैं न्यायालय प्रक्रिया का ज्ञाता नहीं हूँ, कानून का भी ज्ञाता नहीं हूँ, मगर एक प्रक्रिया का तो ज्ञान एक साधारण इंसान को भी है कि किसी भी अपराध को सिद्ध करने के पहले उसका परीक्षण किया जाना, उसके बाद में निर्णय दिया जाना, ये न्यायिक व्यवस्था का एक प्रक्रिया है।
तो इस केस में दिल्ली के अलावा हमारे देश के अनेक प्रांतों में नूपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। इसका उद्देश्य क्या था, ये तो उनका अपराध तो एक ही था, एक जैसा ही था। इसके अलावा तो कोई प्रश्न चिन्ह लगाया ही नहीं जा सकता। तो याचिका नूपुर शर्मा की केवल इतनी थी कि इसकी सुनवाई एक जगह पर, सारी एफआईआर को इकट्ठा करके एक जगह पर किया, क्योंकि इतने बड़े देश में इतनी बड़े बड़े वो दूरियां हैं कि वो व्यक्तिगत स्तर पर हर एफआईआर का विवेचना में सहयोग नहीं कर सकते। केवल इतनी सी व्याख्या उसकी याचिका में थी कि उन्होंने अपना परीक्षण करने से कहीं इनकार नहीं किया कि वे अपने और उनके ऊपर लगाए गए अपराधों को स्वीकार करती हैं या नहीं स्वीकार करती है। याचिका में, सुप्रीम कोर्ट की याचिका में ऐसी कोई बात ही नहीं। सिर्फ एक उन्होंने जो है अनुरोध किया कि जो अलग अलग याचिकाएं जो एफआईआर दर्ज की गई हैं उनको एक जगह सुना जाए। सुनवाई से उन्हें कभी कोई शिकायत थी ही नहीं, और यही प्रश्न सुप्रीम कोर्ट के पास में था, विचाराधीन जिसे हम कह सकते हैं, क्योंकि जो याचिका होती है वही तो आधार होती है कि याचिकाकर्ता की मांग क्या है, वो क्या मांग रहा है। अगर वो कोई न्याय मांग रहा है, और नूपुर शर्मा का ये मांग जो है न्यायोचित थी। ऐसे कई केस हो चुके हैं जहां पे, जिसे हम कहते हैं कि बाई एग्जाम्पल जो है ना, सुप्रीम कोर्ट उसको तुरंत उसी पर कार्यवाही करके कह सकता था कि सारी एफआईआर की सुनवाई जो है वो एक जगह पर होगी, चाहे वो स्थान कोई भी हो। वो स्थान जो है सुप्रीम कोर्ट निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है। याचिकाकर्ता क्योंकि एक महिला है और दिल्ली में होते हैं, तो दिल्ली के किसी भी कोर्ट में जो है ना सुनवाई करने का, देश भर में जो एफआईआर हुई है उसको, क्योंकि अपराध एक जैसा है, अलग अलग थानों में अलग अलग धाराओं में एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, तो न्यायोचित तो यही होता कि एक जगह उनके केस की सुनवाई की जाए। मगर एक जगह सारी एफआईआर को सुनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो, इसके पहले ही निर्णय तो मैं नहीं कहूँगा, मगर इतने जिम्मेदार, इतने गरिमामय सुप्रीम कोर्ट के अगर न्यायाधीश जो है ये अपना मत जाहिर कर दे कि नूपुर शर्मा जो भी आज टकराव की स्थिति है, चाहे वो उदयपुर में किसी की हत्या की बात हो या अमरावती में किसी व्यक्ति की हत्या की बात हो, इन सभी चीजों के लिए नूपुर शर्मा
को उत्तरदायी ठहराया जा सकता या ठहराया जाता है। यही तथ्य जो है आज रिकॉर्डेड है। कोई जजों ने क्या कहा क्या नहीं कहा, ये हर चीज का रिकॉर्ड सुरक्षित रहता है। तो ये समाज में उद्वेलना का, जिन्हें समाज में उद्वेलना ना फैले, ये सुप्रीम कोर्ट का लक्ष्य होना चाहिए। मगर इस कमेंट्स पर जो परिणाम थे वो बिल्कुल विपरीत हुए। समाज और अधिक उद्वेलित हो गया और जिसे कहते हैं कि इसमें तड़का जो है सोशल मीडिया में, जो फैक्ट चेकर हैं उन्होंने जो भ्रम फैलाया था अंतर्राष्ट्रीय जगत में, उसको और अधिक जो है संबल मिल गया या उसको सपोर्ट मिल गया कि यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट के जजों ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है कि एक वर्ग विशेष के साथ में अन्याय हो रहा है, उनकी पर अत्याचार हो रहा है और बहुसंख्यक वर्ग जो है वो उसके लिए जिम्मेदार है। और क्योंकि याचिकाकर्ता बहुसंख्यक वर्ग से आती हैं, तो भारत में न्याय व्यवस्था नहीं है, यहाँ ये है वो है, जिसके परिणाम देश के साथ साथ विदेश में भी होने लगे। कई विदेशी सरकारों ने इस घटना की विवेचना एक फैक्ट चेकर की विवेचना को सही मानकर उन्होंने भारत के हितों के खिलाफ कार्रवाई करना चालू कर दिया। अब ये फैक्ट चेकर का काम इस देश में कौन करता है? न्याय व्यवस्था ही केवल जो है ना फैक्ट चेक करता है। ये फैक्ट चेकर कहां से आएंगे? ये सब सोशल मीडिया और एक वर्ग विशेष के हरकतें हैं। ये ऐसी बातें हैं कि फैक्ट चेकर, अगर कोई भी व्यक्ति अपने आप को फैक्ट चेकर कहके इस तरह की जो है ना घटना को अपने हिसाब से परिभाषित करके अगर वो समाज को उद्वेलित करे, तो फिर हमारी न्याय व्यवस्था की जरूरत ही क्या है? कौन फैक्ट चेकर जो है ना सही है, वो एक व्यक्ति या हमारे यहाँ की न्याय व्यवस्था? जो हमारी न्याय व्यवस्था की स्वतंत्रता की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना या इसका दुरुपयोग करना, इसका परीक्षण करना के लिए हमारी न्याय व्यवस्था है। वो ही सत्य है या असत्य है, इसका निर्धारण कोर्ट करेगा, हमारी न्यायिक व्यवस्था करेगी या एक फैक्ट चेकर करेगा? उस फैक्ट चेकर के आधार पर अगर सुप्रीम कोर्ट अपना जो है ना दृष्टिकोण निर्धारित करेगा, क्योंकि उस फैक्ट चेकर ने सोशल मीडिया पर को दिग्भ्रमित किया, तो सोशल मीडिया या समाचार पत्र जो भी मीडिया हो, उस पे छपी हुई खबरों और उसके हिसाब से अगर जो है ना किसी चीज को प्रचारित किया जाता है कि इस खबर को फैलाया जा सकता है,
और आखिर हमारे न्यायाधीश भी मीडिया या जो समाचार तंत्र में जो हो रहा है उसके आधार पर ही तो अपना मत को निर्धारित करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फैक्ट चेकर हमारे न्यायाधीश के मस्तिष्क को, उनके वैधानिक ज्ञान को एक प्रकार से चुनौती दे रहे हैं। ये पूरा घटनाक्रम इतना अधिक, जिसे कहना चाहिए कि कंफ्यूजन वाला है, इतना अधिक विवादास्पद है कि इसके परिणाम बहुत गंभीर भी हो सकते हैं। क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये आधार स्तंभ 3 हैं मुख्यतः। एक तो संसद है, दूसरी न्यायपालिका है और तीसरा एग्जीक्यूटिव है। ऐसे मामलों में एग्जीक्यूटिव को तो हमें बाहर करना पड़ेगा क्योंकि उनका विधायिका के ऊपर किसी तरह का कोई कंट्रोल, किसी तरह का कोई नियंत्रण है ही नहीं। संसद जरूर इस बात का संज्ञान ले सकती है कि न्यायपालिका में क्या हो रहा है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे न्यायाधीशों को क्या बोलना है, क्या निर्णय लेना है, निर्णय उचित है या अनुचित है, इसके ऊपर संसद में केवल चर्चा हो सकती है। संसद भी अपने किसी प्रस्ताव के जरिए उच्चतम न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश चीफ जस्टिस को एक संदेश दे सकती है कि ये इस तरह का व्यवहार जो है वो निंदनीय है। यहाँ पे एक अब और संसद को और सुप्रीम कोर्ट को खुद भी यह व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि न्यायाधीशों की कोई आचार संहिता है या वो अपनी मनमानी के हिसाब से जो है अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर किसी भी तरह का निर्णय देने के लिए स्वतंत्र है। आचार संहिता का मतलब ये होता है, एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि आपको किस तरह से सुनवाई करना है और उसके कुछ एक मूल तत्व होते हैं कि व्यवहार में, और जिसे हम कहते हैं कि जो प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया है, उनमें इन नियम कानूनों का पालन किया जाएगा हर न्यायाधीश द्वारा। और अगर कोई न्यायाधीश यह कोड ऑफ कंडक्ट के विपरीत जाकर कोई आचरण करता है, कोई निर्णय सुनाता है, तो उसके इस अपराध की ये सजा होगी। जो सजा सुनाते हैं जो न्यायाधीश, उसे दंडित करने का अधिकार उन्हीं को हो सकता है, क्योंकि और कोई दूसरी संस्था है ही नहीं जो इस कार्य को कर सके। तो एक आंतरिक व्यवस्था इन तीनों स्तर के न्यायाधीशों पर लागू की जानी चाहिए। अलग अलग भी हो सकते हैं, लोअर कोर्ट के
न्यायाधीशों की आचार संहिता अलग हो सकती है, हाई कोर्ट की अलग हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट की अलग हो सकती है, मगर ये आचार संहिता हर आदमी, प्रत्येक नागरिक, हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को जानने का अधिकार है इस बात का कि उसे अगर न्यायाधीश इस आचार संहिता का पालन करते हुए कोई निर्णय दे रहे हैं तो ये मान्य किया जाता है, उसका विश्वास न्यायपालिका में होना, ये एक बहुत ही साधारण सी चीज है कि नीचे के कोर्ट में या इवन बड़े बड़े कुछ न्यायालय तक जो है ना ये आक्षेप लगाए जाते हैं कि वकील और जज आपस में मिलके किस तरह से सौदेबाजी करके अपना निर्णय अपने पक्ष में करवा लेते हैं। जो नामचीन वकील हैं वो नामचीन कई बार इसलिए भी बन जाते हैं क्योंकि वो सौदेबाजी करने में जो है ना माहिर होते हैं और वो अपने क्लाइंट का के पक्ष में निर्णय करा लेते। ये कोई नई बात नहीं है, ये आम जनता जानती है कि ऐसा होता है और हो रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि यहाँ तक कि सबसे नीचे के कोर्ट में उन जजों के ऊपर सजा सुनाने का नियम कानून या किसी आचार संहिता के उल्लंघन करने पर कोई कार्यवाही नहीं। न्यायाधीश स्वतंत्र हैं, चाहे वो जो निर्णय दें, एकदम आर्बिट्री इंटरेस्ट तो नहीं कह सकता, मगर उनकी न्याय की तराजू में जो है वो अपने कुछ ऐसे प्रावधान डाल देते हैं, कुछ ऐसी बातें कर देते हैं जिसके कारण तराजू जो है वो एक तरफ झुक जाती है और जो न्याय है वो याचिकाकर्ता को नहीं मिलता। तो भ्रष्टाचार की संभावना है ही से ही, और हम जानते हैं कि पेशी दर पेशी ये कौन करता है? ये जो विरोधी पक्ष का वकील है, लॉयर है, और न्यायाधीशों की आपस में साठ-गांठ में का नतीजा है कि आज हमारे देश में जो पेंडिंग केसेस हैं उनकी संख्या इतनी अधिक है। क्या इस तथ्य को अस्वीकार किया जा सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है ना इस तथ्य को अस्वीकार किया जा सकता है? क्योंकि निर्णय सुनाने की कोई अवधि ही नहीं निर्धारित है। आप 5 साल, 10 साल, 50 साल तक जब तक चाहें आप उसको सुनते रहें। ऐसी विडंबना जो है न्याय व्यवस्था के में व्याप्त है और इसमें सुधार ना तो संसदीय स्तर पर इसके ऊपर कोई चर्चा होती है, ना सुप्रीम कोर्ट कभी इस बात को संज्ञान लेके अपनी ही व्यवस्था को सुधारने की बात करता है। आज तक मेरे व्यक्तिगत अनुभव में तो एक भी ऐसा सुप्रीम कोर्ट द्वारा आचार संहिता बनाने का, सुनवाई में कितना समय लगेगा, कितना नहीं लगना चाहिए, हो सकता है कि न्यायाधीशों की गोपनीय जो रिपोर्ट है उसके कारण उनका प्रमोशन को बाधित किया जा सकता है। ऐसा सुनने में आता भी है कि इस कारण से जो पैनल बनता है हाई कोर्ट के लिए या सुप्रीम कोर्ट के लिए, इस कारण से उन्हें पैनल के बाहर होते हैं। मगर वो
सार्वजनिक होना चाहिए। जो ट्रांसपेरेंसी है वो सामने होना चाहिए कि हाँ, इस बात का संज्ञान जो है हमारे यहाँ लिया जाता है कि हमारे जो न्यायाधीश हैं तीनों स्तर पर वो अपराध कर रहे हैं और उस अपराध की सजा होनी चाहिए। कॉन्सिक्वेंसेस, अगर कोई अपराध है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस और उस कॉन्सिक्वेंस की सजा के बिना जो है ना अनुशासन की बात करना जो है ना ये एक मजाक सा बन जाता है। तो ये सब पहलू जो हैं नूपुर कौर शर्मा के इस प्रकरण के साथ में जुड़े हुए हैं। ये चिंतनीय भी है, क्योंकि अगर न्यायिक व्यवस्था के ऊपर भी सवाल उठने लगा। अभी एक तीसरा फिसलवाल का प्रकरण आया, 20 साल पुराना केस था और गुजरात में जो है इस बात का खुलासा हुआ कि तीसरा सितलवाड़ ने गलत तरीके से कुछ दोषारोपण किए हैं। उन्होंने कुछ अपने एनजीओ के थ्रू गलत तरीके से जो है भ्रम फैलाया, खबरें फैलाई और एक एनजीओ के द्वारा जो है समाज में विद्वेष फैलाने का कार्य किया। उसके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई। एसआईटी गुजरात सरकार ने उसकी बनाई। एसआईटी ने अपराध का उसके सबूत जुटाए और उन सबूतों के आधार पर तीसरा सितलवाड़ को अरेस्ट किया गया, गिरफ्तार किया गया। रातों रात एक बहुत अधिक प्रभावशाली हमारे वकील हैं, उन्होंने रातों रात सुप्रीम कोर्ट के जज को कहा कि ये तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन हुआ है, ये तो गिरफ्तारी गलत है। और फोन पर ही सुप्रीम कोर्ट के जज ने गुजरात में जो एसआईटी थी उसे बेल देने का अधिकार दिया कि उसे गिरफ्तार न किया जाए, उसको हवालात में न रखा जाए, उसको हम बेल देते। अब ये बड़ा आश्चर्यजनक कि फोन पर जो है उसी रात में जो है ना गिरफ्तार होकर जेल जाने की जगह सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसे बेल दे दी गई। ठीक है, ये तो एक कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये अधिकार है, मगर जब आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को इसके गुण दोष के आधार पर इसका परीक्षण किया तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वीकार किया गया कि तीसरा सितलवाड़ ने न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है, मिसयूज किया है और उन्हें गिरफ्तार करके फिर से उनके अपराध का संज्ञान लिया जाना चाहिए और उनको फिर से जो है ना उनसे पूछताछ शुरू की जानी चाहिए।
तो ऐसा नहीं है। उन न्यायाधीश महोदय ने उन्होंने रातों रात जेल तो दे दी, मगर उन्होंने आचार्य संहिता, किसी आचार्य संहिता के अंतर्गत ऐसा किया। सुप्रीम कोर्ट चाहे भले वो रिटायर हो गए हों, मगर उन न्यायाधीश महोदय का इस अपराध का किसी भी जगह सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि हाँ ये न्यायाधीश गलत थे, इन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया या न्याय के मान्य सिद्धांतों का उल्लंघन किया है और उन्हें इस तरह से दंडित किया जाना चाहिए या किया जाता है। क्योंकि दूसरे केसों में तो रिटायर होने के 10-10, 15-15 साल भी बाद भी, चाहे वो IAS अधिकारी हो चाहे IPS अधिकारी हो, उन्हें दंडित किया जा सकता है। उनकी संपत्तियां अगर उन्होंने गलत तरह से बनाई है तो उसको जब्त किया जा सकता है। तो दूसरे लोग सेवक जो हैं, जिनमें IAS भी हैं, IPS हैं, IFS हैं, सबके लिए जो है ना अपराध के निर्धारण और उस पर आधारित सजा कभी भी सुनाई जा सकती है, मगर न्यायाधीशों, माननीय हमारे न्यायाधीशों पर ये सब निर्णय, ये नियम कानून जो है ना लागू नहीं होते। न्यायाधीश की गरिमा को देखते हुए ये कुछ प्रकरण ऐसे हो सकते हैं जिनमें उन्हें एक संदेह का लाभ देकर, बेनिफिट ऑफ डाउट देकर छोड़ा जा सकता है। मगर जहां पे इन्हें ऐसा प्रतीत होने लगे कि अंधा बांटे रेवड़ी चीन चीन के दे, ये व्यवस्था कम से कम जो है ना समाज में ये धारणा नहीं बननी चाहिए। क्योंकि इससे तो हमारे प्रजातंत्र का जो है एक आधार स्तंभ ही अगर हिल गया या डगमगाने लगा या संदेह की दृष्टि से देखा जाने लगा, तो फिर तो भगवान वाले थे। हमारे संविधान का, हमारी न्याय व्यवस्था, हमारी संसदीय व्यवस्था का कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि जब परीक्षण ही नहीं है, जब न्याय देने की प्रक्रिया में इस तरह का अनियमितता जिसे हम कहते हैं, तो आज के सत्र में जो है इसके अलावा और कुछ अधिक मैं नहीं कहना चाहूँगा। मगर हाँ, एक निरपेक्ष परीक्षण इस पूरी व्यवस्था का किया जाना आवश्यक है और इस संबंध में विचार विमर्श की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाना आवश्यक है। क्योंकि हमारे देश के जो पॉपुलेशन है, एक सामान्य नागरिक है, वही एक प्रेशर बना सकता है जिसे मान्य करना अनिवार्य हो जाएगा। धन्यवाद।